दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू लर्नर्स हब। आशा करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे रेशों से वस्त्र तक। इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम जानेंगे जानता रेशे के बारे में और संश्लेषित रेशों के बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं। जानता रेशे क्या होते हैं? तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जानता रेशे कहलाते हैं। जैसे ऊन और रेशम। ये ऊन के बारे में अगर बात करें तो ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कुछ अन्य जंतु हैं जैसे बकरी या ऊँट, ऐसे जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। तो देखते हैं कि ये जंतु कहाँ पाए जाते हैं, समझते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अंगोरा ऊन की बात करें तो ये अंगोरा नस्ल की बकरियों से मिलता है। ये अंगोरा नस्ल की बकरी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे ही कश्मीरी बकरी, इसकी त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं जिनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिनका नाम है पश्मीना शॉलें। इनके बारे में आपने सुन रखा होगा। ये एक शॉल ही इतनी गर्म होती है कि 6 स्वेटर के बराबर गर्म हो सकती है। तो ये कुछ जंतु हैं। और इसके अलावा ऊँट के शरीर के बालों का भी ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ऊँट हैं लामा और एल्पेका, जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो अब जानते हैं कि रेशे हमें प्राप्त हो गए इन जंतुओं से। अब इस रेशे को ऊन में कैसे परिवर्तित करना है, क्या प्रक्रम होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इसके कुछ चरण हैं। पहले तो ऊन की कटाई होती है, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई और रंगाई, फिर रेलिंग। तो इस तरीके से ये रेशे ऊन में परिवर्तित होते हैं। तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहला चित्र अगर आप देख रहे हैं तो इसमें देखिए भेड़ के शरीर से उसके बालों को उतारा जा रहा है और ये काम मशीनों की सहायता से किया जाता है। मशीनों की सहायता से त्वचा की ऊपरी परत के साथ भेड़ के शरीर से उन बालों को उतार लिया जाता है। इसमें भेड़ को दर्द नहीं होता है क्योंकि वो जो त्वचा की ऊपरी परत है वो मृत होती है। तो त्वचा की ऊपरी परत के साथ उन बालों को उतार लिया जाता है। और सेकेंड फिगर में आप देख रहे होंगे इनका अभिमार्जन किया जा रहा है। उन बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर उनको धुला जाता है। धुलने से क्या होता है, उसकी जो चिकनाहट है, मिट्टी धूल जो रेशों में फंसी उनके बालों में, वो निकल जाएगी। तो ये प्रक्रिया ही अभिमार्जन कहलाती है। और फिर अभिमार्जन के पश्चात उन रोएदार रेशों की छंटाई की जाती है। इसके लिए कारखानों में मशीनें उपलब्ध हैं जिनसे रोएदार रेशे पृथक किए जाते हैं। रेशों को पृथक करने के पश्चात पुनः अभिमार्जन करके इनको सुखाया जाता है और फिर ये धागे के रूप में काटने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। जब धागे बन जाते हैं फिर इनको रंगाई की जाती है और रंगाई के पश्चात इन्हें रीलिंग के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ रीलिंग होकर ये तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ऊन से धागा बनाया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया समझी। आप समझते हैं कि रेशम से कैसे रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। तो रेशम प्राप्त करने के लिए आपको रेशम कीट को पालना पड़ेगा, क्योंकि रेशम कीट से ही रेशम के तार मिलते हैं। तो ये रेशम कीट पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है और ये सहतूत के पेड़ पर इनका पालन होता है, उनकी पत्तियों पर। चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मादा रेशम कीट है, वो एक बार में बहुत सारे अंडे देती है। सहतूत की पत्ती पर आप देख रहे होंगे मादा रेशम कीट के अंडे हैं। तो एक साथ बहुत सारे अंडे देती है और इन अंडों से निकलते हैं लार्वा, और ये लार्वा ही कैटरपिलर कहलाते हैं। और जब इनकी शरीर के आकार में वृद्धि होती है, ये विकसित होते हैं, और जब ये अपनी अगली स्टेज में पहुंचने वाले होते हैं, वृद्धि करते करते अगली स्टेज में पहुंचते हैं, तब इनको प्यूपा कहते हैं। ये कैटरपिलर क्या करते हैं, अपने शरीर के चारों ओर एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं और उस जाल के अंदर रहते हैं और उस जाल के अंदर रहकर ही ये गति करते हैं और अपने शरीर के आकार में वृद्धि करते हैं। तो जब ये गति कर रहे होते हैं, अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाते हैं, ऐसे गति करते हैं, तो इस प्रक्रम में ये प्रोटीन से बने पदार्थ का स्राव करते हैं जो कि तार के रूप में होता है, और यही तार सूख कर रेशम का धागा बन जाता है। तो इस तरह से रेशम का तार प्राप्त होता है। और ये धागे जैसी संरचना जो अपने चारों ओर बना लेता है रेशम कीट, फिर ये कोकून बन जाता है। और ये कोकून के अंदर भी रहकर ये कीट अपनी वृद्धि करता रहता है। आप अगले चित्र में देख रहे हैं कि कोकून के रूप में उसके अंदर ये विकासशील कीट बन रहा है और फिर रेशम का संसाधन किया जाता है। इस तरह से रेशम प्राप्त हुआ। अब रेशम का संसाधन यानी कि उसके रेशे धागे बनाने के लिए रेशम का संसाधन करते हैं।
तो जो रेशम फाइबर है ये प्राप्त करने के लिए कोकून जो होते हैं उनकी बड़ी ढेरी का उपयोग करते हैं। और जब वो वयस्क कीट में यानी कि जब वो पूरी तरह से एक विकसित कीट बन जाता है उससे पहले इन कोकूनों को धूप में रखते हैं या पानी में उबाल लेते हैं या फिर भाप में रख दिया जाता है और फिर क्या करते हैं कि रेशम के फाइबर को अलग कर लेते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, इस तरह से रेशम के फाइबर अलग कर लिए जाते हैं। और रेशम के रूप में जब उपयोग करते हैं तो कोकून में से रेशे निकालने के बाद उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। आपने रेशम के रूप में उपयोग करने के लिए जो कोकून बने थे उनसे आपने रेशे निकाल लिए, उसके बाद उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर उनकी रीलिंग की गई, तो इस तरह से रेशम का धागा बन जाता है। और रेशम के रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, ये आपने समझा है, क्योंकि जब वो कोकून जो विकसित हो रहा होता है तब वो प्रोटीन का स्राव करता है और उसी से वो सूख कर रेशम बन जाता है। तो ये प्रोटीन के बने होते हैं रेशम के रेशे। और जानते हो रेशों के बाद अब बारी है संश्लेषित रेशों की। तो संश्लेषित रेशों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देखिएगा ताकि हेल्प मिले आपको आगे की चीज़ें समझने में। तो संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन पदार्थों के जटिल रासायनिक प्रक्रम द्वारा तैयार किए जाते हैं। और संश्लेषित रेशे कई सरल अणुओं के संयोग से बने बहुलक होते हैं और ये कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए रेशे हैं। उदाहरण के तौर पर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, कार्बन फाइबर, ऐसे बहुत से संश्लेषित रेशे हैं जिनसे बनी विभिन्न वस्तुएं हम उपयोग में लाते हैं। तो पहला रेशा है रेयॉन। रेयॉन एक प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी उसके रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम से सस्ता होता है लेकिन इसे भी रेशम के रेशों के जैसे ही बुना जा सकता है। उपयोग की अगर बात करें तो रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर चादरें बनाते हैं और ऊन के साथ मिलाते हैं तो कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो इनसे बनी वस्तुएं हम उपयोग में लाते हैं, चादरें, कालीन, गलीचा, ये सभी हम लोग घरों में कहीं भी उपयोग करते हैं। नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। प्रश्न पूछता है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था, तो नायलॉन आपका जवाब होगा। नायलॉन रेशा बहुत ही प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है, बहुत ही मजबूत रेशा होता है और ये चमकीला और धुलने में सुगम भी होता है, जिसकी वजह से इसे कपड़ों के निर्माण में भी उपयोग में लाया जाने लगा। तो आइए देखते हैं कि नायलॉन का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है और इनसे बनी कौन कौन सी वस्तुएं हम उपयोग में लाते हैं। नायलॉन से बने जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे, मछली पकड़ने का जाल, ऐसी बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि नायलॉन का जो तार होता है वो इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। इसका उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियों के निर्माण में भी किया जाता है। तो अब जानते हैं, बात करते हैं पॉलिएस्टर की। तो पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इसकी विशेषता क्या है कि इस रेशे से कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, बिना आयरन किए आप पहन सकते हो। इसका उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन में प्रयुक्त हौज पाइप, ये सब बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ और पॉलिएस्टर जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। पहला है टेरिलीन। बात करते हैं टेरिलीन की। तो टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है और इसे बहुत ही महीन रेशों में खींचा जा सकता है। एक अगला पॉलिएस्टर है PET यानी कि पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ये भी एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है और इसका उपयोग बहुत ही विस्तृत मात्रा में किया जाता है, जैसे बोतलें बनाने में, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है PET का उपयोग। तो ये थे पॉलिएस्टर। तो आज की वीडियो में हमने संश्लेषित रेशे और जानता रेशे के बारे में चर्चा की है। तो आशा करते हुए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम NCERT के और भी चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।